हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉक टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। भले ही ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में हैं, लेकिन ये एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि अभी तुरंत हाल ही में खत्म हुए हैं एग्जाम सीजीएल प्री का, उससे लिए गए हैं। इसका मतलब जो इससे पहले वाला जो शिफ्ट था वो 11 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और आज 11 तारीख का दूसरे शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को और ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो एसएससी का या सीडीएस देते हो, एनडीए देते हो, उन हर एग्जाम में ये बेनिफिशियल साबित होगा, चाहे आप सीएपीएफ का ही पेपर क्यों नहीं देते हो। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखो और अप्रोच सीखो कि जब एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम इनको कैसे डील करते हैं, कैसे इनको टैकल करते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। ये इसमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा हुआ है डिड यू बेक द चॉकलेट केक। मैं यहां तक पढ़ा, मैं ऑप्शन टिक करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आ गई बात समझ में, क्या गलती है इस क्वेश्चन में, मुझे यहां तक ही पढ़ने से पता चल गया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, डिड, और हमें पता है डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। यहां बेक्ड लिखा हुआ है जो वर्ब का क्या है, दूसरा या तीसरा फॉर्म हो सकता है। गलती यही है। अब एक बात बताओ, छोटी छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको जानने की जरूरत है। अगर आप ये चीजें अपने दिमाग में फिंगर टिप पे नहीं रखोगे ना तो दिक्कत होगा। इसी वजह से तुम 10 मिनट में पेपर करते हो, तुम इसको 3 बार पढ़ोगे। कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। तुम्हें लगेगा कहां गलती है, कहीं ये पास्ट का प्रेजेंट तो नहीं होगा, कहीं एक योरसेल्फ है कि योरसेल्फ होगा, या कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। क्यों? क्योंकि तुमने चीजें तो बहुत सारी पढ़ चुकी हैं, है ना। तुम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन पढ़ने जाते हो तो लंबा लंबा लेक्चर पढ़ते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी चीजें। देखो भैया, ये छोटी सी बात थी। डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, क्लास 6 का स्टूडेंट ये जानता है, पर अप्लाई कैसे करना है आपने भी सीखा होगा। अप्लाई कैसे करना है, यहां पढ़ा, आंसर मारे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। इस वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो हमारा 50 मिनट का वीडियो बन चुका था, क्योंकि उसमें मैंने सिखाया है बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। धीरे धीरे इन वीडियो के लेंथ को हम कम करेंगे और जल्दी जल्दी सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो चलो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो लिखा हुआ है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। इन चीजों को ध्यान रखना, ये हमारे टाइपिस्ट साहब के साथ हो जाता है, आजकल शुरू कर रहे हैं तो द के साथ स्टैंडिंग, या फिर हम जो बना के भेज रहे हैं उनको, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो द और स्टैंडिंग दोनों अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। मैंने देखा, मैंने बोला यस यहां पे गलती है, और मैं जब यहां आऊंगा और बोलूंगा ये मेरा आंसर है। देखा मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये देखा कि विल है और विल के बाद बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव में बना हुआ है, और पैसिव में बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, मैं आज भी बता रहा हूं। और होल्ड जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, हमें वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढना था। बी के बाद हेल्ड यहां पर है। विल मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को वर्ब का पहला फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब को? वर्ब का पहला फॉर्म। कुछ स्ट्रक्चर्स में जो लिखता हूं उनको अपने कॉपी पे छाप लो, उनको अपने दिमाग में छाप लो। क्या लिखा हुआ है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को वर्ब का पहला फॉर्म मिलता है। अगर यहाँ पे विल होता तो यहाँ पे होल्ड होता विल के साथ, ना कि ये गलत है। दूसरा, विल के बाद बी है और हमें पैसिव में बना हुआ सेंटेंस दिख रहा है, तो बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म विल बी होल्डिंग कैसे हो जाएगा, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को बोलेंगे कि भैया ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। नो सब्स्टिट्यूशन पे हम तुरंत आंसर नहीं जाते हैं जब तक कि हमारा आंसर मिल नहीं जाता है। अगर हमारा आंसर मिल गया तो हम नो सब्स्टिट्यूशन पे क्यों जाएं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आ गई बात पैसिव वॉइस में, पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा पैसिव वॉइस क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। क्या लिखा हुआ है, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, है ना। चाइल्ड को क्या करो, एक नरिशिंग डाइट दो। जब हम ये देखे तो हमें देखते साथ ये पता चल गया कि ये शायद हमारे डॉक्टर होंगे जो कुछ एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। और जब सजेशन की बात आती है तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई, द चाइल्ड वॉज गिवन अ नोटोरियस नरिशिंग डाइट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट में चला गया।
मुझे पास्ट और प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है ना। द चाइल्ड मस्ट हैव गिवन, ये ऑब्लिगेशन को शो करता है मस्ट, जैसे कि मान लो है ना, द सोल्जर्स मस्ट रिस्पेक्ट, मस्ट बॉर्डर आवर, मस्ट क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मस्ट गार्ड आवर बॉर्डर्स, हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो सोल्जर्स मस्ट गार्ड आवर बॉर्डर्स, यानी तो हम कहेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तो यहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कि हमारा ऑब्लिगेशन हो, ना कि इस तरीके के एक सिंपल से सजेशन में हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं थ्रेट होता है ना, कि भैया आप वहां से मत जाइए, यू मस्ट नॉट गो देयर, उधर मत जाओ, तो वहां मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए होता है, हायर डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंपल सजेशन में शुड से काम चलाते हैं। ये इज गिवन और वाज गिवन दोनों प्रेजेंट और पास्ट को बस चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये दोनों तो हम ऐसे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे सजेशन से रिलेटेड है, सजेशन से रिलेटेड दो ही ऑप्शन लग रहे थे, एक 1 और एक 3। 3 का डिग्री हायर है क्योंकि मस्ट जो होता है वो ऑब्लिगेशन को शो करता है, शुड का डिग्री हमेशा नॉर्मल होता है, शुड के साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात थी, आगे बढ़ना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ना है हमें, सॉरी, ठीक है, शुरू है, बोर्ड में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये देखो पीक्यूआरएस। अब पीक्यूआरएस की मैं टेक्निक बताता हूं, शायद इससे पहले वाले शिफ्ट में पीक्यूआरएस नहीं पूछा गया था, बड़ा ही गजब है, 25 क्वेश्चन में एक भी पीक्यूआरएस नहीं पूछा गया। इस वाले में देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा हुआ है दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड, यहां जैसे ही हमने देखे दे, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये प्रोनाउन है, इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई नाउन को लाने की जरूरत तो है ही है। अब एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, एक बात बताओ, एक यहाँ नाउन रहा और ये रहा टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, ये दो हमारे पास नाउन दिख रहे हैं, हमारा या तो बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा, मेरे पास बी और सी दोनों से है। एक बात बताओ, हम ये डिसाइड कर लेते हैं, क्या डिसाइड कर लेते हैं कि ये दे जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आया हुआ है या टीनेजर्स के लिए आया हुआ है। एक बात बताओ, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट, वो जो है राइट प्रोडक्ट को डिसाइड करने में मदद करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मदद करते हैं या टीनेजर्स मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एडवर्टाइजमेंट होंगे वही हमें क्या करेंगे, राइट प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, में मदद करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइज ही तो कर रहा हूं भाई कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूं, तो तुम्हें ये राइट प्रोडक्ट ढूंढना है मार्केट में कि कौन से टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और उनमें से तुमको चूज करना है। तो एक बात बताओ, हमें ये पता चल गया कि हमारा बी से शुरू होगा, बी से शुरू होने वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बी के बाद सी होगा या बी के बाद डी होगा। ऑब्वियस सी बात है, बी नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, और हम ये वाला ऑप्शन मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं और दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, और राइट प्रोडक्ट्स को हमको क्या करने में, ढूंढने में, डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो ये रहा, बस बाकी के हमें हाउ से मतलब नहीं है, हमें टीनेजर है स्पेशली वल्नरेबल इससे मतलब नहीं है, इसे ही कहते हैं पीक्यूआरएस की टेक्निक। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें प्रोनाउन दिखा, प्रोनाउन ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। भैया इतना ज्यादा इंग्लिश को हिंदी करने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने कहीं हिंदी करी नहीं ना करी, तुम भी ये सीखो और जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भैया ये तो आपको पता है कि मैं बार बार बता चुका हूं, रीडिंग अच्छी होगी, आंख से दिख जाएगा कि कौन सा वर्ड करेक्ट है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। मुझे पता है रिट्रीव का स्पेलिंग सही है, मुझे क्या पता है कि RETRIEV रिट्रीव होता है, रिटर्न सही है, रिटॉर्ट सही है, इसका मतलब रिवेंज क्या है, गलत है। ऐसे ही मुझे पता चल गया, मैंने 3 ऑप्शन जो सही थे उनको चूज कर लिया, मुझे इनकरेक्ट के बारे में पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनमें कुछ बताने वाली चीजें होती नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। भैया एक बात बताओ, ये देखो क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू ना हो करके ये यहां से शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं ये क्वेश्चन करने की ये बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, ये हमारे टाइपिस्ट की थोड़ी सी एरर है, इस बात का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारा, मैं चेंज कर लूं एक बार पेन अच्छे से, है ना। ऑफ द 2 प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, ये जो 2 प्लान सबमिट किया गया है, किसने किया भैया, आर्किटेक्ट ने। दिस इज वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, और यहां पे मोर लाइकली लग गया है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि प्लान्स कितने हैं, 2 प्लान्स हैं, है ना, और मोर और मोस्ट में तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तुम्हें पता है कि 2 जब चीजें होती हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और 2 से ज्यादा होती हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जो मोस्ट है और मोस्ट है, मोस्ट के बाद देखो लाइकलीहुड लगा के रख
दिया है, कितनी कितनी गलत अंग्रेजी दे रखी है। लाइकली को लाइकलीहुड में चेंज करने का, लाइकलीहुड बताओ, जैसे चाइल्डहुड है उसी तरह लाइकलीहुड कर दिया। ये क्या बात हुई? मच हमें पता है कहां लगता है मच, कहां लगता है मच? जब हम अनकाउंटेबल चीजों के बारे में बात करते हैं। यहां तो काउंटेबल है, 2 प्लान के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। देखो मैं पेन चेंज करके बताता हूं, 2 प्लान के बारे में बात हो रही है। कितने प्लान के बारे में? ये देखो ये 2 प्लान्स के बारे में बात हो रही है। कितने? 2 प्लान सबमिटेड, 2 प्लान सबमिटेड। अगर फिर से मैं कलम चेंज करूं तो देखो मैं डार्क करने की कोशिश करूंगा इसको। 2 प्लान सबमिटेड लिखा हुआ है ना, तो 2 के बारे में बात हो रही है। 2 के बारे में अगर बात हो रही है और वो क्या है? काउंटिंग है। काउंटिंग मतलब जिसको गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो मच नहीं होगा, या तो मोर होगा या मोस्ट होगा। एक बात बताओ, मोस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट होता है, 2 से ज्यादा होता है। यहां साफ साफ 2 लिख दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस यही करना था इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में इतना जरूर सीखने की कोशिश करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पे क्या है? OWS ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? OWS ढूंढना है। एक बात बताओ, वॉक और मूव एट अ स्लो एंड रिलैक्स्ड पेस। इससे पहले वाला जो शिफ्ट था उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और अभी देखो ये आ गया। लिखा हुआ है रॉम, प्रैंस, स्ट्रट और एम्बल। ये क्या है? वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस। ये इसका मतलब क्या होता है? तो मुझे पता है रॉम का मतलब कब होता है। रॉम क्या होता है? रॉम का मतलब तो वो होता है जब बच्चे खेलते हैं, शरारत करते हैं, उस समय जो उछल कूद करते हैं उसे हम रॉम कहते हैं। प्रांस का मतलब क्या होता है? प्रांस का मतलब होता है जब आप घमंड में अकड़ कर चलते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रांस। क्या होता है? प्रांस होता है। स्ट्रट का मतलब सेम होता है जो प्रांस का मतलब होता है, अकड़ कर चलना, क्या करना? घमंड में चलना। और एम्बल का मतलब तो मैंने पहले ही बताया था, गेड़िया मारना, क्या करना? जल्दी वॉक और मूव एट अ स्लो एंड रिलैक्स पेस। मुझे मतलब नहीं है कि मैं पहुंच कहां रहा हूं, मुझे अपने एमलेसली वॉक करना, यही क्या कहलाता है? एम्बल। वॉक और मूव एट अ स्लो एंड रिलैक्स पेस। हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा रॉन्ग गलत है, क्योंकि रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो बच्चे क्या करते हैं जब खेलते हैं, शरारत करते हैं, तो उछल कूद मचाते हैं। प्रांस क्यों नहीं करेंगे? प्रांस प्रांस इसी वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होता है? घमंड से चलना। यहां पे पूछ रहा है स्लो एंड रिलैक्स्ड, तो घमंड की बात कहां से आ गई? हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका हमको इनडायरेक्ट बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई, आई एम वरीड, क्या लिखा हुआ है? आई एम वरीड। मुझे एम वरीड से पता चल गया एम किस में चलेगा? चेंज होगा। अगर ये पास्ट में रहेगा, सेड क्या होता है? पास्ट में है, तो सेड देखो हर जगह पास्ट में और टोल्ड है ना, तो पास्ट में तो सारी चीजें हैं। अगर सेड पास्ट में होता है तो एम किस में चेंज करता है? बताओ। इज आर एम वॉज वर में चेंज करता है। इज आर एम किस में चेंज करता है? वॉज या वर में चेंज करेगा। बताओ कहां पे वॉज है? मैं बोलूंगा ये हैड है, गलत हो गया। इज है, गलत हो गया। ये वॉज है और ये वॉज है। यहाँ पे एम के बाद वरीड है। वरीड का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और एक बात बताओ, वॉज के बाद भी क्या होगा? वरीड होगा। मेरा ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ वॉज के बाद क्या है? वरीड है, जो कि वर्ब का चौथा फॉर्म है। इससे पता करो, जल्दी से ऑप्शन तक पहुंचो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं छोड़ रहा हूं क्वेश्चन को। क्या कर रहा हूं? मैं ऑप्शन देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये नहीं होगा, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप भी यही करने की कोशिश करो। जल्दी से सीखो इन सारी चीजों को, कैसे मैं नरेशन बनाता हूं, कैसे मैं वॉइस बनाता हूं, कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं, कैसे मुझे स्ट्रक्चर छोटे छोटे याद है कि नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या इससे पहले वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, यस, ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये एंटोनिम यहां पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा बताना है। टिनेसियस। टिनेसियस का मतलब क्या होता है ना? जो बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप का आदमी होता है ना, टिनेसियस। टिनेसियस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पकड़ के रखना, टिनेसियस है ना। जो क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, जो आप बोलते हैं ना, मूव ऑन नहीं हो रहा हो जो चीज, उसे बोलते हैं टिनेसियस। मुझे पढ़ करके ये पता चल रहा है। ठीक है, और एक बात बताओ, तो इसका हमको एंटोनिम पूछा है। परसिस्टेंट मतलब भी जिद्दी होता है। रिलेंटलेस का मतलब भी होता है बिना थके काम करते रहना, एकदम रुके। रिलेंटलेस है, इसका मतलब क्या होता है? रुक जाना किसी भी चीज पे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके का परसिस्टेंसी है, जिद्दी है कि नहीं। और स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है? स्टीड फास्ट का मतलब यहां पे जो होगा वो बिल्कुल टेनेसियस का उल्टा नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर यील्डिंग। देखो यील्ड पर है, यील्ड करना, इसका मतलब राजी हो जाना, मान जाना। और टेनेसियस का मतलब जिद मचाना, जिद करना। तो जिद करना का उल्टा क्या होना?
मान जाना। हमारे बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, तो जिद करना का उल्टा क्या होगा, यील्ड करना था। एंटोनिम हमारा पूछ रहा था और यहाँ पे एंटोनिम टेनेसियस का क्या होगा, यील्डिंग होगा। क्या होगा, यील्ड कर जाना। यील्ड कर जाना का मतलब किसी भी बात पे, कोई भी प्रपोजल पे मान जाना, है ना। क्या करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, यील्ड करना। जैसे मान लो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हारी जो भी है दोस्त हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्हें तुम बोल रहे हो सुबह से मूवी देखने चलो, मूवी देखने चलो, मूवी देखने चलो, तो तुम क्या हो, जिद मचा रहे हो, तुम टेनेसियस हो। लेकिन जब सामने वो मान जाती हैं कि चलो भाई हम 5 से या 9 की मूवी या 8 की मूवी देख के आते हैं, तो वो क्या कर गई, यील्ड कर गई। आगे बात समझ में, तुम्हारे जिद मचाने पे वो मान गई। बस आगे बढ़ो, समझ गए, है ना। इतनी जल्दी समझ जाते हो। उनकी बात जैसे ही आती है तो समझदारी आ भी जाती है, उनकी बात नहीं आती है तो समझदारी नहीं आती है। She gifted me a beautiful handbag। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि गिफ्टेड है जो कि पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है। इसका मतलब इसका जो वॉइस बनेगा ये कहीं ना कहीं पास्ट में बनेगा। बस एक ही ऑप्शन है जो पास्ट में बन रहा है, हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे फटाक से। है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये पास्ट है, पास्ट में बनेगा, वॉज गिफ्टेड होगा। बस एक ही ऑप्शन था। देखा, जादू इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जादू। और तुम बोलोगे जादू हो रहा है, ऐसा जादू नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। यही डिफरेंस है कि तुम 150 पे रहते हो, लोग 180 190 लाते हैं, 200 में 200 लाते हैं, क्योंकि वो जो चीजें पढ़ते हैं उसे अप्लाई करते हैं, बस पढ़ करके छोड़ नहीं देते हैं। ठीक है ना, बस इन चीजों का ध्यान रखो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो, इसमें मैं फिर से बताने की एक बार कोशिश कर देता हूं। गिफ्टेड क्या है, गिफ्टेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। मुझे ये पता करने की जरूरत है क्या, किसी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग की हिंदी क्या होगी, मीनिंग जानने की कोशिश करूंगा, नहीं जानने की कोशिश करूंगा। मैंने गिफ्टेड को देखा, बोला पास्ट, पास्ट का पास्ट में बनेगा। एम, हैव और एम तीनों का तीनों क्या है, प्रेजेंट में है। वॉज गिफ्टेड ही पास्ट में है। भैया इतनी बार सिखाने से तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, कौन कौन सीख जाता है, तो तुम तो बिल्कुल ही सीख गए होगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। कहता है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है वो आज हमारे मैनकाइंड के लिए क्या बन चुका है। तो एक बात बताओ, मैनकाइंड के लिए एक पनिशमेंट बन चुका है। पनिशमेंट तो हमारे यहाँ स्कूल में मिलती है भैया, ऑप्शन देखा, काटा। पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी हमें भरना होता है। जैसे मान लो तुम हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हो तो तुम पेनल्टी भर रहे हो, तो पेनल्टी मैनकाइंड के लिए कैसे हो सकता है। इंडेंजर स्पीसीज होते हैं, ये देखो इसी को कहते हैं कोनोटेशन ऑफ वर्ड्स। मैं इन्हीं की बात बोल रहा था। पनिशमेंट स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है, पेनल्टी लीगल लॉ के लिए यूज किया जाता है। पेनल्टी हमें देनी पड़ती है। हमारा गोलकीपर जब सामने होता है तो वहां भी पेनल्टी हो जाती है। फुटबॉल में पेनल्टी होती है कि नहीं होती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टाइगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, ब्लू व्हेल, इन सारी जो चीजें इंडेंजर्ड है, जिनका क्या हुआ, खतरा हो चुका है, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। एक्सटिंक्ट हुई नहीं है, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन लगभग क्या है, एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड से ही आगे लोग बढ़ जाते हैं तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और हम चाहेंगे नहीं कि हमारे यहाँ टाइगर क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। चलिए, तो थ्रेट हमारे मैनकाइंड के लिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज खतरा है। क्या है, खतरा है। पनिशमेंट थोड़ी है, पनिशमेंट थोड़ी है कि 2 बार क्या कर लो, उठक बैठक कर लो। पेनल्टी थोड़ी है, 10 रुपए भर दो। हाँ, इंडेंजर थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। मैनकाइंड के इंडेंजर की बात कहां से आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। तो क्या है, खतरा है, हमारे लिए थ्रेट है। अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए खतरा होगा। क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो ना मैं कैसे चीजों को कर रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, चाहे किसी भी चीज हो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये पूरे के पूरे ब्लैंक में कहीं ना कहीं एक तो क्वेश्चन हमने कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, सॉरी। कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। के देखो, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट। जिम्स फ्लैट में हमने क्या किया, हम रुके हैं ड्यूरिंग ही वाज ऑन अ हॉलीडे, है ना। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन अ हॉलीडे। क्वेश्चन देखा और मैं बोलूंगा मेरा आंसर क्या होगा, मैं बोलूंगा मेरा आंसर जो होगा वो 4 नंबर आंसर होगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्वेश्चन देख के आंसर कर रहा हूं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि गलती क्या है भैया। ड्यूरिंग में जानता हूं प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन को एक नाउन चाहिए होता है, तो बोलोगे सर नाउन तो ही है ही। अगर नाउन ही है तो ही ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था।
ही प्रोनाउन है और इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तुम देखोगे एक चीज और कि प्रोनाउन को नाउन चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो ये बात गलत है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर ड्यूरिंग के बाद अगर ही आया है तो वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या काम कर रहा है उसे हम देखेंगे, है ना, कि ही लिखा हुआ है तो क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाता है, क्लाउज बनाता है। और क्लाउज को प्रीपोजिशन से अच्छा कौन जोड़ता है बताओ, तो बोलेंगे भैया कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। क्लॉज को कौन जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पे कंजंक्शन होगा ना कि प्रीपोजिशन होगा। बस स्ट्रक्चरल ग्रामर पढ़े, मुझे ये मतलब भी नहीं है कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लाइट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे का मतलब क्या हुआ। मैंने बस ये देखा कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, कंजंक्शन लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लॉज बनाता है, और क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कंजंक्शन WH वर्ड का इस्तेमाल करके व्हेन कर लेंगे, है ना। व्हेन ही वाज ऑन अ हॉलिडे, है ना, जब वो क्या है, हॉलिडे पे है। जब वो हॉलिडे पे था तो हमने जिम के फ्लैट पे रुका था। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जिम, जो क्या कर रहा था, जिसकी गोवा की ट्रिप लग गई और तुम्हें मुंबई जाना था, तो तुम मुंबई में जाकर के उनके फ्लैट पे रुके और वो गोवा में अपनी क्या कर रहे थे, अपनी दोस्त के साथ हॉलीडे मना रहे थे। ठीक है, दोस्त एक ही थी उनकी, इतनी बात का ध्यान रखना। ठीक है, उनके साथ वो गोवा गए हुए थे, तुम भी चलना भाई। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमारा हमने, मुझे ऐसा लगता है जो पहली बार एसएससी की तैयारी की होगी, फर्स्ट डे उसी दिन ये पढ़ा दिया गया होगा। क्या पढ़ा दिया गया था हमें कि केक वॉक का मतलब क्या होता है, और ये हमें आज तक पूछता आ रहा है। और तुम देखोगे किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछता ही रहता है केक वॉक। केक वॉक का मतलब हमें पता है, समथिंग इजी जो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केक वॉक कहते हैं। हमें बाकी के सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत थोड़ी है कि स्वीट होता है, टेस्टी होता है, ये तो केक से रिलेटेड वर्ड आ गया, है ना। समथिंग इंजॉयबल, जो हम इंजॉय करते हैं केक को, है ना, वो इंजॉय करते हैं। नहीं भैया, इजी चीज है तो केक वॉक है। इसका मतलब केक पे चलना कितना आसान होगा, मखमली होगा, मजा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अगर केक पे चलने की बात आ गई, अपने बर्थडे पे 20-25 केक खरीद लो, उस पे चल जाओ एक बार, केक वॉक हो जाएगा भैया। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये रहा मेरा टैसिटर्न। क्या लिखा हुआ है वर्ड हमारा, टैसिटर्न। और टैसिटर्न का हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम देखना है। क्या होता है, सिनोनिम देखना है। और हम रिजर्व में मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसमें मारेंगे, रिजर्व, क्योंकि मुझे पता है टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, जो आदमी शांत रहता हो, जो आदमी लोगों से बात नहीं करता हो, चुप रहता हो, उसे हम टैसिटर्न कहते हैं। वर्बोज का मतलब, जो वर्बोज का मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स में कुछ बात को डिस्कस करे, शब्द के भंडार की तरह, है ना, उसे बोलते हैं वर्बोज। किसी छोटी सी बात को बोलने के लिए बड़ा सा तामझाम कर दे, वो वर्बोज है। वो लाइवली का मतलब क्या होता है, हमेशा खुश रहने वाला, एंजॉय करने वाला चीजों को, उसे कहते हैं लाइवली पर्सन। कैसा, एनर्जेटिक पर्सन, लाइवली पर्सन। टीचर्स को कैसा होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। क्लास में क्या होना चाहिए, बच्चों का एकदम मन को एकदम ध्यान से क्या करना है, उनका ध्यान लगा कर रखना है, उनके अपने क्वेश्चंस पे हिलना नहीं है, उनको हिलने नहीं देना है। चलो, नॉइजी का मतलब क्या होना, हल्ला गुल्ला। जो आपके यहाँ शादी होती है तो बारात में हम डांस करते हैं, तो वो नागिन डांस जो होता है वो क्या होता है, नॉइजी होता है ना, जोर जोर से हंगामा होता है, तो नॉइजी वो हुआ। तो ना तो लाइवली होगा, ना नॉइजी होगा, ना वर्बोज होगा। चुप रहने से रिलेटेड वर्ड है। और सिनोनिम पूछा है, तो रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, वो आदमी रिजर्व्ड होता है। जैसे कभी कभी तुम उनको कुछ बोल देते हो तो वो क्या हो जाती है, रिजर्व्ड हो जाती है, चुप हो जाती है। भैया मनाना पड़ता है कि नहीं मनाना पड़ता है, तो वही है रिजर्व्ड यहाँ पे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं हर बार उनका जिक्र करूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, और अगर किसी से प्रॉमिस किया हो तो निभाओ। भैया आगे बढ़ते हैं। He allowed his son to drive, but he warned him of the danger। क्या लिखा हुआ है, He allowed his son, है ना, उसने अलाउ किया अपने सन को। फिर मैं हिंदी बताने लगा, जो कि गलत है, मुझे पता चल गया यहाँ गलत है ना, और मैं इसमें टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं देख रहा हूं कि ही के बाद अलाउड लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। ये देखो, ही के बाद वार्न लिखा हुआ है। वार्न करना क्या वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं है, वार्न करना तो वर्ब का पहला फॉर्म है। और अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म तो इसके साथ किसी जन्म में नहीं आएगा। गलती तो यही है सर, अगर ही के साथ वार्न का करना भी था तो ही वांस कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, ही वांस कर सकते थे, एस लगा सकते थे इसमें, तब लगता। लेकिन एस लगाते फिर भी गलत होता, क्योंकि आगे पास्ट है। केमिकल स्ट्रक्चर को जैसे बैलेंस करना पड़ता है, अंग्रेजी में भी चीजें बैलेंस करके चलनी होती हैं। अगर आगे पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो वांस के जगह पे क्या हो जाएगा, वांड हो जाएगा।
WARNED वार्न्ड, है ना। तो यहां पे यही गलत है, वार्न लिखा हुआ है, वार्न गलत है। ही के साथ कभी भी वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आता है, ही सिंगुलर है। आगे बढ़ेंगे, मुझे अगर ये पता भी नहीं होता ना कि हमें वार्न करना है, फिर भी मैं यहां पे गलत कर देता। क्यों? क्योंकि ही के बाद वार्न जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, हमें चाहिए था पांचवा फॉर्म अगर ही के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अगर अलाउड के अकॉर्डिंग करना है, अलाउड तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और चूंकि हमें सेंटेंस में बैलेंस करना है तो यहां पे हम वार्न करेंगे, अगर सही करने के लिए दे देता। लेकिन यहां पे बस ये बोला है कि ढूंढ के बताओ गलती क्या है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या है? रफ। क्या लिखा हुआ है? रफ। एंटोनिम का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा बताना है। रफ का मतलब उल्टा स्मूथ होता है, और मैं यहाँ पे स्मूथ करूंगा, ठीक, और आगे बढ़ूंगा। क्या है इसमें बताओ। रफ मतलब तुम जानते हो ना, किसी की आवाज रफ होती है, नहीं सुनना चाहते हो पड़ोसी, उसकी आवाज कैसी होती है? रफ होती है। रफ चीजें होती हैं, खुरदुरी चीजें होती है कि नहीं होती हैं? हाँ, जो स्मूथ चीजें नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? रफ ही तो होती हैं। चलो, जैसे मान लो सड़क है, सड़क कैसा होता है? रफ सड़क होता है ना। चलो, तो क्रूड, क्रूड का मतलब भी क्या होता है? कोर्स टाइप का होता है। ये भी रफ वर्ड हुआ, ये भी रफ हुआ। और थिक मतलब तो मोटा होता है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। थिक नहीं होगा, है ना। अगर थिक आवाज से रिलेटेड है तो उसकी आवाज थिक है, ये तो सिनोनिम्स की तरफ आ रहा है, रफ। और लेकिन हमारा हमें क्या पूछ रहा था? हमें एंटोनिम पूछ रहा था, तो रफ का उल्टा ढूंढना था। स्मूथ में टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रफ निगेटिव है। और एक बात सेंस की अगर बात करें तो रफ कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। क्रूड कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। थिक कैसा है? निगेटिव है। कोर्स कैसा है? निगेटिव है। तो सारी चीजें तो निगेटिव है, बस एक ही चीज पॉजिटिव है भैया। स्मूथ निगेटिव से पॉजिटिव करना है, आगे बढ़ना है। सेंस सीखा कि नहीं सीखा? सीखो। हर एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्टिकल, वर्टिकल का हमें क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। वर्टिकल का क्या ढूंढना है हमें? सिनोनिम। वर्टिकल आप पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हाइपोटेनस होता है हमारा। तो वर्टिकल का मतलब क्या होना? सीधा खड़ा होना। सेकी का मतलब हिलना डोलना, गलत। पैरेलल का मतलब भी पढ़े होंगे तुम मैथ्स में, मैं भी पढ़ा हूं, पैरेलल इसको कहते हैं, ये भी गलत हो गया। सीधा खड़ा होना को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इक्वल का मतलब तो होता है जो चीज ये है वही चीज ये भी है, इसका मतलब इक्वल भी नहीं हुआ। तो अपराइट का मतलब क्या होना? सीधा खड़ा होना। तो सिनोनिम वर्टिकल क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा। इक्वल होगा नहीं, पैरेलल होगा नहीं, सेकी होगा नहीं। सेकी मतलब नहीं समझते हो? हिलना डुलना। सेक, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो या कोई दवाई खाते हो होम्योपैथी या किसी भी चीज की, तो बोलते हो सेक कर लिया करो तब पिया करो, भाई सेकी, हिलना डुलना। चलो, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 18, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ये हमारा इडियम है रैंक एंड फाइल। सॉरी, गलती हो गई, पेन नहीं लिया, है ना। क्या लिखा हुआ है? रैंक एंड फाइल। क्या लिखा हुआ है? रैंक एंड फाइल। और इसका मतलब क्या होगा? रैंक एंड फाइल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा फर्स्ट डे सेकंड डे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रैंक एंड फाइल मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी पीपल। कैसे हम बात बताएंगे इसको और याद रखने की कैसे कोशिश करेंगे? देखो, फाइल लेकर के कौन जाता है? ऑफिसर्स जाते हैं या क्लर्क्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फाइल लेके जाते हैं? क्लर्क होते हैं। और क्लर्क क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनरी। ऑफिसर्स के सामने तो वो ऑर्डिनरी हुए ही हुए, भले ही मोहल्ले में कितने बड़े क्लर्क हो जाओ तुम, लेकिन क्या हो? ऑफिसर्स के सामने तुम ऑर्डिनरी हो। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी। ऑफिसर्स होगा नहीं, ऑन द टॉप रैंक ऑफ द पीपल भी नहीं होगा। ऑफिसर्स और ये डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, रैंक एंड फाइल का मतलब नहीं होता है। यहां रैंक से रिलेटेड वर्ड है। देखो, रैंक, रैंक और फाइल। रैंक का मतलब ये समझ लो, क्या करना? रैंक का मतलब ओहदा, कोई भी चीज, ओहदा। ओहदा समझते हो? रैंक किसकी ज्यादा किसकी कम, उनके रैंक के बारे में बात हो रही है जो फाइल पे काम करते हैं। फाइल ले आना। क्लर्कियल जॉब, क्या बोलते हैं उसको? क्लर्कियल जॉब। तो जब क्लर्कियल जॉब है वैसे रैंक की बात हो रही है, तो वैसा रैंक क्या है? ऑर्डिनरी पीपल है। भैया मैंने क्या किया? ईडियम्स को तोड़ के आंसर तक पहुंच गया। ईडियम्स को क्या किया मैंने? ईडियम याद नहीं किया रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है। मैं ईडियम को तोड़ा, आंसर तक पहुंचा। रैंक मतलब क्या होना? ओहदा होना, आपका लेवल होना, वो रैंक हुआ। और फाइल का मतलब क्या होना? जब आप क्लर्कियल जॉब कर रहे हैं तो क्लर्कियल जॉब ऑफिसर्स के सामने क्या है? ऑर्डिनरी है। ये ऑफिसर्स वाले दो ऑप्शन थे, एलिमिनेट किए, ऑर्डिनरी पीपल में टिक किया, आंसर आगे बढ़े। देखा कैसे किया मैंने? इन्हीं चीजों को सीखना है भैया। लोग पूछते हैं, कल मुझे एक फोन आता है और उन्होंने पूछा कि आप इतने ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आ गए, हालांकि
हालांकि वो ऑफिसर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर 2019 से सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो थोड़े मेरे से बहुत कम है, 30 40 50 नंबर कम है, तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे इतना मार्क्स इंप्रूव हो जाता है। तो मैं उनको क्या बोल रहा हूं, मैं बस नॉर्मल सी बात, जो वो पढ़ते होंगे उन्हें मैं भी पढ़ाऊं, उन्हें वो 4 बार पढ़ाऊंगे, मैं 5 बार पढ़ाऊंगा, 6 बार पढ़ाऊंगा, एक बात। दूसरी बात, मैं रीडिंग पे फोकस किया हूं, मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा भी रीडिंग किया हूं कि नहीं। मैं इंग्लिश जब एक बार पढ़ लिया, पूरे के पूरे वोकैब देख लिए, पूरे के पूरे ग्रामर देख लिए, उसके बाद कुछ नहीं किया, बस और बस रीड किया। और आज भी मैं रीड ही करता हूं। अगर आज भी मैं मेंस दूंगा तो मुझे क्वेश्चन पढ़ करके और आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं रीड करता हूं, मुझे यहीं से पता चल जाता है आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, उसको हम क्या कहते हैं, ओडब्ल्यूएस भैया, बस आप जानते हो, इन्विजिलेटर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं। ये एसएससी के हमारे जो वो एक देता है ना बनाने के लिए, वो क्या लिखता है जिसमें हमें अपने सिग्नेचर करना होता है, बोलता है कि रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है कि नहीं, रनिंग हैंड राइटिंग में, और कोई 2 लाइन की चीज होता है तो उसमें देखना एक लिखा होता है इन्विजिलेटर का साइन। उसका मतलब क्या, वो हमें सुपरवाइज करने के लिए होते हैं। तो वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को सुपरवाइज करना क्या कहलाता है, इन्विजिलेटर कहलाता है। एग्जामिनी तो हम हुए जो एग्जाम दिए, टीचर तो जिन्होंने हमें पढ़ाया वो टीचर हुए, और इंस्पेक्टर जब तो हम बनेंगे तब इंस्पेक्टर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो इंस्पेक्टर बनेंगे हम, एग्जामिनी हम हैं ही, टीचर हम हैं, आप नहीं हैं। और इन्विजिलेटर का मतलब जो हमें एग्जाम में क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो यहां ऐसे आंसर तक पहुंच जाते हैं हम, कुछ नया करने की जरूरत है नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को किसमें किया गया है ना, स्प्लिट कर दिया गया है, मतलब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। हाँ, ये क्वेश्चन था जो मुझे डिस्कस करना था। एक बार शायद एसएससी ने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है ना। मैं एक बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये जो लास्ट नाइट है ना, ये मुझे बता रहा है कि ये क्या हो गया है, ऑप्शन क्या है, लास्ट नाइट हमें ये बता रहा है कि ये टेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो गलती क्या है भैया, डू यू में भी गलती है। ये क्या हो सकता है, डिड हो सकता है, इसके जगह पे क्या हो सकता है, डिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सॉरी, है ना, क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। तो यहां पे गलती है, ये देखो, ये लास्ट नाइट है, ये डिड होना चाहिए, एक बात। लेकिन जब हमारा आंसर की भी आया हुआ है तो उसमें क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि रिकॉल टू मीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रिकॉल टू मीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रिकॉल एक ऐसा वर्ड है जिसमें नॉन फिनाइट वर्ब में क्या होता है ना, रिकॉल, सॉरी रुक जाओ एक सेकंड, है ना। रिकॉल जो लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, रिकॉल के बाद कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट जेरेंड का इस्तेमाल होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ना कि रिकॉल के बाद टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, है ना। तो जैसे स्टॉप होता है, स्टॉप के बाद हम स्टॉप टू लाफ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप टू लाफ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टॉप लाफिंग। क्या बोलते हैं, स्टॉप लाफिंग। और ये बात समझ में, तो ये हमारा सही होता है, ये गलत होता है। उसी तरह रिकॉल मीटिंग, ना कि रिकॉल टू मीट। तो हमारा आंसर की बता रहा है कि रिकॉल टू मीट में गलत है, और मुझे तो यहां भी गलत लग रहा है, ये लास्ट नाइट है, तो यहां डू क्या कर रहा है, डिड होना चाहिए। यहां पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलो, तो हम आगे बढ़ गए। इसमें तुम देख लेना, तुम दोनों चीजें याद रखो। यहाँ पे लास्ट नाइट है तो तुम डू को डिड करने की भी कोशिश करो, और रिकॉल के बाद एक और गलती है कि रिकॉल के बाद आईएनजी होता है, जैसे स्टॉप लाफिंग होता है, स्टॉप टू लाफ गलत होता है, ये गलत है। स्टॉप के बाद हम लोग टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म इंफिनिटिव्स नहीं जेरेंड यूज करते हैं। ठीक, चलो भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ है, अब यहां पे देखो, हमने सीट में थोड़ा चेंज कराया। पहले क्या हुआ था, हमारा ये पूरा का पूरा इसका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता था, है ना, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आता था, और ये हमारे ऑप्शंस क्या होते थे, अलग हो जाते थे। अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए भैया, मेरे लिए नहीं है, ये बेनिफिशियल है आपके लिए। इसका मतलब हमने अपने आप को इंप्रूव किया। हम डे बाय डे, हमें पता है कि हम फर्स्ट डे पे बेस्ट नहीं हो सकते हैं। कंटेंट तो हमारा बेस्ट है, लेकिन हम फर्स्ट डे पे बेस्ट इसी वजह से, मतलब ये डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है ना, तो ये बेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा कंटेंट बेस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन द डेथ ऑफ हार्ट अटैक्स। जैसे देखे हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, और ये फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, हार्ट अटैक के रेट को कम करेगा या बढ़ाएगा, जल्दी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं
उससे क्या होता है, वो मैक्सिमाइज नहीं करता है। हमें चल बोलते हैं डॉक्टर कि भैया आप क्या कीजिए, टहलिए, थोड़ा सा क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। लोग को देखोगे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ी करते हैं, इंक्रीज करने के लिए थोड़ी करते हैं, इंफेसिस डालने के लिए थोड़ी करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए करते हैं लोग, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है क्या करने के लिए, मिनिमाइजिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, की एक्सीडेंट इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन को हम एलिमिनेट किया, आंसर तक पहुंच गए, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहां पे लिखा हुआ है कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन इन रीसेंट टाइम्स। अब एक बात बताओ, है ना, कोई हार्ट अटैक्स का जो केस है, इसके बढ़ने से हमारा जो लाइफ है इसमें सूदिंग इफेक्ट तो नहीं होगा। सूदिंग मतलब होता है कामनेस, है ना। हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें सूदिंग मिलेगा, बहुत हम काम रहेंगे, नहीं भैया चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मतलब ये क्या होगा, हम अलार्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलार्म हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अलार्मिंग है ये हमारे लिए, हार्ट अटैक का रेट बढ़ना हमारे लिए क्या है, अलार्मिंग है। सूदिंग कामनेस से रिलेटेड वर्ड है, कैपेसियस स्पेस से रिलेटेड वर्ड है, और लो का मतलब क्या होता है, कम। लो का मतलब कम, यहां पे लो रख लो, अटेनिंग लो प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स, नहीं लो प्रोपोर्शन थोड़ी है, ये राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लो वर्ड कैसे हो जाएगा, लो तो राइज बढ़ना, लो कम होना, ये तो अलग ही चीज हो गया। तो यह क्या होगा, अलार्मिंग होगा, ये हमारे लिए चिंताजनक चीज है। कैपेसियस स्पेस से रिलेटेड वर्ड है, सूदिंग मतलब कामनेस, ये तो उल्टा ही वर्ड हो गया, है ना। हमें अलार्मिंग में लगाना है, ठीक, और आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि recent times causing great concern especially to the medical dash, मेडिकल डैश में। अब एक बात बताओ, मेडिकल डैश में क्या लिखा हुआ है, कंसर्न फैला हुआ, और वो भी कैसा कंसर्न है, ग्रेव मतलब सीरियस कंसर्न है ना। तो मेडिकल पर्संस में, भाई मेडिकल पर्संस क्या होता है, मेडिकल क्या, पूरे के पूरे क्लास को गिनने के लिए पर्सन्स का इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं मेरे प्यारे, पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्रीड तो हम क्या लगाते हैं, जहां कास्ट क्रीड की बात होती है तो उसमें क्रीड लगाते हैं। मेडिकल क्रीड एक नई जाति निकाल दी है क्या भाई, नया समुदाय निकाल दिए क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये क्लास भी नहीं, और क्लास तो हम स्टूडेंट के लिए बोलते हैं, भैया स्टूडेंट में जो बैठे हुए हैं वो क्लास, और क्लास तो एक जनरलाइज वर्ड है कि इस क्लास के लोग नहीं होते हैं, अपर क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग। तो ये मेडिकल क्लास कुछ नहीं होता है, अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, जिसमें हम हैं, ठीक है। ये क्लास कुछ नहीं होता है, आइए ना बात समझ में। तो क्लास अपर क्लास लोअर क्लास होगा, यहां पे मेडिकल क्लास नहीं और मेडिकल फ्रेटर्निटी होता है। मेडिकल समुदाय के लोग नहीं बोलते हैं, इंजीनियरिंग समुदाय के लोग, ऑफिसर समुदाय के लोग, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनका फ्रेटर्निटी होता है। क्या होता है, फ्रेटर्निटी होता है। तो ये वर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड है, पर्सन्स होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पर्सन को पर्सन्स कर देने से, मेडिकल पर्सन से हम पूरा का पूरा पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कास्ट और क्रीड तो वहां होता है जहां पे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मेडिकल का कोई कास्ट और क्रीड नहीं है। और क्लास कहां होता है, वहां होता है जहां क्या होता है, अपर क्लास लोअर क्लास होता है। भैया ये भी गलत, हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, फ्रेटर्निटी पे बढ़े, आगे बढ़ जाएंगे हम, है ना। देख रहे हो ना चीजें कैसे बदल रही हैं। देखो भैया कहता है आगे, The walking is the best mode of physical exercise. Walking क्या है, बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। विच डैश नो इक्विपमेंट, जिसको जरूरत पड़ती है किसी भी इक्विपमेंट की नहीं, है ना। विच लूजेज, खत्म कहानी, विच फाइंड्स नहीं, विच रिक्वायर्स सही, विच गेन्स नहीं, है ना। विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, ना तो उसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत है। वॉकिंग करने के लिए आपको क्या डंबल लाने पड़ेंगे क्या, नहीं ना। चलो, मनी, वॉकिंग करने के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नहीं। और ना ही मटेरियल, कुछ चीजें नहीं है। वॉकिंग करना सबसे ज्यादा आसान होता है, ना तो आपको मनी ना इक्विपमेंट की जरूरत है। तो विच रिक्वायर्स, अब एक बात देखो, यहां से मैं एक और ग्रामेटिकल चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो विच जो है ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। इसका अकॉर्डिंग ये एंटीसीडेंट क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो देखो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, 5वां फॉर्म लग रहा है। क्या लग रहा है, रिक्वायर्स लग रहा है। अगर ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग अगर यहां पे एक्सरसाइजेज हो जाता तो यहां पे रिक्वायर हो जाता। क्या हो जाता, रिक्वायर हो जाता। इन सारी चीजों, ये ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स हैं, इन्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा बनाने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं यहां क्या सिखा रहा था, यहां पे क्या होगा जल्दी बता दो मेरे प्यारे, एक्सरसाइज है
तो यहाँ पे एक्सरसाइज वर्ब का क्या है, सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट उसका सिंगुलर हुआ, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा जिसमें रिक्वायर्स होगा। हालांकि ये मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ एक्सरसाइज विद डैश नो इक्विपमेंट विच लूजेज, जिसमें इक्विपमेंट लूज करने की जरूरत या मनी लूज करने की जरूरत, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। विच रिक्वायर, जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड होगा एक वर्ड जो बेस्ट सूटेड है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, लिखा हुआ है कि मटेरियल और डैश ऑफ ए क्लब, किसी भी क्लब वगैरह में हमको जाकर के क्या लेना पड़ता है, तुम बताओ। स्कॉलरशिप तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में मिलते हैं, तो स्कॉलरशिप तो हमारा गलत हो गया। कोरिलेशन थोड़ी होता है, कोरिलेशन का मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, मटेरियल और है ना, एग्जाम्पशन ऑफ ए क्लब, एग्जाम्पशन ऑफ ए क्लब नहीं, मेंबरशिप क्लब का। जिम जाते हो उसमें क्या लेना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, पास लेना पड़ता है, तो वो रहता तो हम आंसर कर सोचते भी, मेंबरशिप, पास, ये सारे वर्ड्स। स्कॉलरशिप था गलत, कोरिलेशन था गलत, एग्जाम्पशन था गलत, मेंबरशिप टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैं सिखाने की कोशिश करता हूं तुम लोगों को कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, अपना आंसर कर रहे हैं। ये 25 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो मैं डिस्कस करता हूं तुम लोगों के साथ, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, क्या जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि क्या हो, ये देखो हमारे शेयर्स लिखा हुआ था, मुझे ये करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है ना। ये सारी चीजें तो मैनेजेबल हैं, जो चीजें मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, जो चीजें तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो। भैया दोस्तों के साथ लाइक करो इस इन वीडियोस को, है ना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ग्रो कर रहे हैं और आपको जैसे हम ग्रो करेंगे बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो। और हम जो नया एसएससी का एग्जाम आएगा, कैलेंडर आएगा, उसमें हम और भी बढ़िया जीके बढ़िया पढ़ाने वाले हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, राजीव सर नहीं पढ़ाएंगे, हम बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे। और वो भी हम बात करते हैं क्वालिफाइड टीचर्स की, चाहे मैं हूं, चाहे राजीव सर हो, चाहे कोई भी हमारे यहाँ टीचर जो टीच करने के लिए आएगा, वो हमेशा क्वालिफिकेशन हम उनका देखेंगे। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करके हमें पढ़ाने, हमारे पास पढ़ाने आएंगे, तो हम बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनका कोई एग्जाम नहीं निकला हुआ है, तो हम बिल्कुल ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप बिना किसी एग्जाम को निकाले क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड तय किया है, और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तभी हम पढ़ाएंगे। बस इस बात का हमने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, ठीक है। और अब यही स्टैंडर्ड पे काम होना चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चलो, थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। क्यों आपका दोस्त अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो उनके भी घर में क्या होगा, अच्छे से खाना पीना होगा, उनको वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में पहुंच जाएंगे। हमें बस यही चीज को आगे बढ़ाना है, हमें गांव तक, हमें एकदम नॉर्मल जो लोग हैं उनकी जिंदगी में चेंजेस लाने हैं, और ऐसे चेंजेस ऐसे ही काम करने से आएंगे मेरे भाई। बस मेहनत करो, पढ़ते रहो, अच्छे से वीडियो देखते रहो, लाइक तो अभी ठोक दो, कमेंट में सारे आंसर कर दिया करो। जब वीडियो देखा करो, पॉज करो, आंसर करो, आगे बढ़ो, है ना, पॉज करो, मेरा सॉल्यूशन देख लिया करो, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन में मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।